हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर के अंदर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई अब सब कुछ एकदम परफेक्ट आ रहा होगा। सही बात है। यस, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इस चैप्टर को हम आज जो है कि पूरी तरह से धाराशाही करने वाले हैं। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही खूबसूरत से कंटेंट को। डबल क्लिक करो बच्चे मोबाइल के ऊपर, आपका जो स्क्रीन है वो प्रॉपर सेट हो जाएगा। मैंने भी साइड में चालू करके देखा है, एकदम बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस आप देख सकते हैं यहां पर। तो एकदम वेल प्रिपेयर्ड आ रही है चीजें, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस उम्मीद में कि भाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चलिए शुरू करते हैं आज के इस बड़े ही प्यारे से कंटेंट को। यस, स्टार्ट किया जाए। तो भाई लेक्चर जो है कि यहां पर शुरू होने आ रहा है। कल कितने बजे लेक्चर है? टाइमिंग सेम रहेगा बच्चे, टाइमिंग सेम रहेगा 3 से 5। ठीक है, चैप्टर जो हम ले रहे हैं इस समय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये चल रहा है हमारा लास्ट मंथ रिवीजन, जिसमें हमारा टारगेट होगा कि 2-3 फरवरी तक हम पूरा का पूरा कंसेप्ट खत्म कर दें बहुत अच्छे तरीके से, है कि नहीं? यस, चलिए तो भाई शुरू करते हैं वन शॉट लेक्चर में। आज का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर का नाम है। सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें कि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। देख लो यहां पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जब मैं बात करता हूं तो मतलब आप जनरली बोलते हो एक ऐसा बॉन्ड जो लीजेंड इलेक्ट्रॉन देकर देता है। भाई लीजेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, कहां पर, किसकी तरफ दे दिया बोलो? मेटल की तरफ दे दिया। किसकी तरफ दे दिया? सेंट्रल मेटल की तरफ दे दिया। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? अ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, a shared pair electron which is contributed by ligands, a shared pair electron which is contributed by ligands। बराबर, कोई डाउट है? किसको भाई? टू मेटल, टू मेटल is known as coordinate bond। इसको हम बोलेंगे भाई ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नेक्स्ट आने वाला लिजेंड्स क्या होते हैं। सर लिजेंड्स क्या है? तो आपने भी देखा होगा कि सेंट्रल एटम के आजू बाजू कुछ लोग ना उसके आजू बाजू से चिपके रहते हैं। देखा कि नहीं देखा है? यस और नो? तो भाई वो जो चिपके रहते हैं ना लोग, वो लीजेंड होते हैं। ठीक है, लीजेंड जो होते हैं जनरली अगर मेटल की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ आपको वो एनायन मतलब नेगेटिव रहेंगे, या फिर प्रॉपर वो क्या रहेंगे? न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, तो लीजेंड क्या होंगे? देखो यहां पर, द नंबर ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम group of atoms which are linked to metal ion is called ligands, is called ligands। अब मैं बोलूंगा भाई ligands के क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिजेंड्स याद है कि भूल गए? कुछ याद रहा कुछ भूल गए। नंबर 1 हम बोलते थे मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट, सर ये मोनोडेंटेट क्या होता है? मोनोडेंटेट का मतलब है जहां पर ओनली वन साइट ऑफ अटैचमेंट रहेगा। क्या रहेगा बोलो? यस, ओनली वन साइट ऑफ अटैचमेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? वन साइट ऑफ अटैचमेंट, मतलब हैविंग वन डोनर आइटम। ऐसे शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं आपको मैं, हैविंग वन डोनर एटम, हैविंग वन डोनर एटम। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास केवल एक ही डोनर एटम है, समझ लेना वो मोनोडेंटेट है। सर एग्जांपल ले लो, आपके मन की मर्जी है, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मैंने NH3 बोल दिया, अब NH3 में इस N के पास ही इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन क्या 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 करेगा? डोनेट करके सामने वाले से बॉन्ड बनाएगा, चलेगा?
या आप एक एलिमेंट ले लो Cl माइनस, तो ऑब्वियस है Cl भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाएगा। या OH माइनस ले लो तो OH का O जो है इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाएगा। इनको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट। फिर आता है पॉलीडेंटेट। फिर क्या आएगा नंबर बी वाले में, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट सर, ये पॉलीडेंटेट क्या होता है? पॉलीडेंटेट का मतलब होता है जनरली हैविंग मोर देन वन डोनर एटम। सिंपल एकदम, हैविंग मोर देन वन डोनर एटम। हैविंग मोर देन वन डोनर एटम। अब ऐसे केसेस में जहां पर एक से ज्यादा डोनर एटम होने चाहिए, तो ये फर्दर डिवाइड हो जाता है आपका बायडेंटेट, बायडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ठीक है। इस तरह से चीजें हमको क्या होती है यहां पर सेट होकर मिलती हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बायडेंटेट में क्या आ सकता है, तो बायडेंटेट में जो एग्जांपल्स आता है आपके लिए, ठीक है, बायडेंटेट, एक और आता है आपके लिए मैं बता दूं हेक्साडेंटेट, बाय डाई टेट्रा आते हैं, लेकिन आपको जो सिलेबस में उसके हिसाब से मैं जा रहा हूं, जिसके एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बाय के अंदर एग्जांपल्स क्या हो सकता है, इथिलीन डायमाइन एक बढ़िया एग्जांपल होता है। इथिलीन डायमाइन एक बढ़िया एग्जांपल, यहां पर सिर्फ मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है। हेक्साडेंटेट में आपको याद रखना ईडीटीए, ईडीटीए जो है 2 एक बढ़िया एग्जांपल होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं कैसे बनता है। ईडीटीए का मतलब है इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट। तो मैंने पहले इथिलीन ले लिया, फिर मैंने डायमाइन मतलब कि इस तरह से ले लिया, यह है डायमाइन, ठीक है। अब टेट्राएसिटेट है मतलब कि ये और ये मिलाना है, ये और ये मिलाना है, ठीक है। अब इस पे एसिटेट बोला है तो ऑब्वियस है 1 2 इस तरह से आगे बढ़ना है लेकर, इसको भी वही काम कर दो, इस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। ये एसिटेट हो गया, इसको भी इस तरह से ले लो, ये एसिटेट आयन बन जाएंगे, ये एसिटेट आयन बन जाएंगे। सर कैसे करेंगे, देख बच्चे यहां पर, तो कार्बन की वैलेंसी पहले पूरा कर दो, कार्बन की वैलेंसी पूरा करेंगे तो 2 आएगा, यहां पर भी 2 आ जाएगा, यहां पर भी H2 आ गया, यहां पर भी H2 आ गया, यहां पर भी H2 आ जाएगा, यहां पर भी H2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां पे माइनस चार्ज दिख रहा है, यहां पे माइनस चार्ज दिख रहा है, ठीक है, यहां पे माइनस चार्ज दिख रहा है, यहां पे माइनस चार्ज दिख रहा है, और ये इस तरह से क्या होगा भाई, आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। जरा चेक करो सर अटैचमेंट कितने लोगों के साथ हो रहा है, यहाँ पर 4 होगा, बट ये 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जिससे अटैच होगा ना कॉपर या जो भी, उनके साथ वो 2+ बना लेता है। मतलब जैसे कि जनरली अटैच किसके ऊपर हुआ, समझो मान के चलो Cu2+ के ऊपर हुआ, तो Cu2+ और ये -4 = -2 ऐसा होता है। बट ठीक है, अभी जो मिल रहा है आपको वो दिखा दो, ठीक है। तो ये कितना अटैचमेंट दिखाएगा, तो 1 2 3 4 सर, लेकिन आपने तो 6 बोला है, तो यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साडेंटेट का ईडीटीए। यस, आज न्यूज आया था कि आपने कल एसएन वाली पार्टी सभी को दी। यस बच्चे, बिल्कुल सही जवाब। यस यस, बिल्कुल सही जवाब। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी, क्या एक एक चीज दिमाग की नसों में उतर गया एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया समझ में आया एकदम। चेक कर लो, पहले चेक कर लो जल्दी से, कोई डाउट है तो बोल दो। यस, चीजें एकदम क्लियर है, ओके दैट्स ग्रेट। तो ये मैंने 1 - 1 - 1 - 1 - 1 करके रखा हुआ है, तो टेंशन मत लो, देख लो। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के अंदर एक और टाइप होता है जो आपको भी पता है, जिसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड। तो नंबर सी ले लो, एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है, एम्बीडेंटेड का मतलब है आइदर और वाला हिसाब किताब है। यस, मतलब इनके पास डोनर एटम 2 रहेंगे, मतलब हैविंग डोनर एटम, having more than one donor atom, more than one donor atom, but linked either of two, दोनों में से कोई एक। चलेगा, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक मेटल ले लिया मैंने M,
अब इससे एक बार NO2 बॉन्ड बना रहा है और इसी मेटल से एक बार ये O बॉन्ड बना रहा है, जबकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैटर्न कहीं ना कहीं सेम दिखाई दे रहा है। तो दे आर कॉल्ड एज एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड का मतलब है आइदर डोनर एटम फ्रॉम टू डोनर एटम, एग्जैक्टली, ठीक है, हैविंग मोर देन वन डोनर एटम, एक से ज्यादा होना चाहिए, बट लिंक्ड आइदर ऑफ टू डोनर एटम। तो कोई दो में से कोई एक आपका क्या होगा बच्चे, यहां पर बोलते ना कि आएगा। कोई दिक्कत है कहीं पर, कोई कंफ्यूजन? यस, डोनर एटम क्या होता है, मयूर पूछ रहे हैं। डोनर एटम का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देकर बॉन्ड बनाता है, उसको हम बोलते हैं डोनर एटम, उसको लिजेंड बोलते हैं। लिजेंड के अंदर जैसे ये पूरा NO2 एक लिजेंड है, बस इस लिजेंड में ये N वो बंदा है जो इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाएगा। आया समझ में? यस। नेक्स्ट है आपके लिए टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या हो गया भाई इसका स्पेलिंग को पूरा? टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखो यहां पर टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर मैं आपसे बोला कि भाई पहला जो टर्म्स है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सोचो पहले कि सर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। यस बोलो। पहला जो टर्म मैं ले रहा हूं आपके लिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ले रहा हूं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ लो बस यहां पर क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूं आपको, अगर मैंने एक K4FeCN6 इस तरह से मैंने एक कंपाउंड दिखा दिया, दिमाग चलाना जरा, इस तरह से मैंने एक कंपाउंड दिखा दिया। अब इस कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है along विथ लिजेंड, ध्यान देना बच्चे, यस समझो पहले मैं क्या बोल रहा हूं, along विथ लिजेंड एंड सेंट्रल आयन। बोलो समझ में आया? यस। कोई दिक्कत? मैं क्या बोल रहा हूं, सेंट्रल एटम के पास जो लिजेंड होता है इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ में आया सबको? यस, सेंट्रल एटम आयन एंड लिजेंड लिंक टू ईच अदर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज परफेक्ट आंसर। चलेगा? तो यहां पर मैं आपको ये सिर्फ दिखा देता हूं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या आएगा। तो इस पूरे में आप लिख सकते हैं कि जो FeCN6 ये दिख रहा है, सेंट्रल एटम along with legends enclosed in a square bracket is called as जल्दी बोलो, is called as coordination sphere। फिर मैं नेक्स्ट लेने वाला हूं आपके लिए नंबर सेकंड, काउंटर आयन। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। देखो काउंटर आयन, ध्यान दे बच्चे यहां पर। नेक्स्ट है आपके लिए काउंटर आयन। ये क्या है सर? काउंटर अटैच सुना था, काउंटर आयन क्या होता है? काउंटर आयन का मतलब है कि जो लिजेंड आपने अटैच किया ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसके बाहर कुछ आपको केटायन एनायन बनेंगे, कुछ केटायन एनायन बनेंगे। तो वो केटायन एनायन क्या है मेरे भाई, क्या है ये केटायन एनायन? बोलो। हर्षल सर आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई क्यों नहीं करते? क्या बात है बच्चे, बहुत बढ़िया। इसके बारे में मुझे बोलना था, मैंने 2 दिन का छुट्टी लिया था, आप लोगों को बोला भी था शायद से। ये उसकी वजह से आपके लेक्चर LMR के हुए भी नहीं थे कल, तो 2 दिन मैंने ऑफ लिया था। अब 2 दिन के बाद आज मैं बोल सकते हो कि अपने काम पर रिज्यूम हो रहा हूं, आज अपने काम पर आ रहा हूं। तो आज 7 बजे के बाद से आपके सारे जो बोलते हैं ना व्हाट्सएप के मैसेजेस है वो सब जो है कि आंसर देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और कुछ किसी को बोलना है, तो भाई मैंने कल ही आपको बोला था कि नो लेक्चर कल रखा भी था मैंने। नो लेक्चर मतलब ऑब्वियस सी बात है, लेक्चर नहीं है तो मतलब सारी चीजें बंद रहती है फिर, ठीक है? चलो काउंटर आयन देख ले बच्चे, यहां पर काउंटर आयन की बात हो रही है, काउंटर आयन की बात हो रही है। सर काउंटर आयन का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर अगर मैं बात करूं K4FeCN6 इस तरह से है, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 4K प्लस ये बन जाएगा FeN6 टाइम, यहां पे बन जाएगा 4 माइनस। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको ही हम बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है? तो ये हमारा काउंटर आयन बन गया। बोलो समझ में आया? काउंटर आयन समझ में आया बच्चे? क्या ये टूट गया पूरी तरह से? यस सर। क्या ये स्क्वायर ब्रैकेट पूरी तरह से टूटा? नहीं सर। तो जो टूट जाता है ना उसको हम आयनाइजेबल ग्रुप बोलते हैं। तो ये काउंटर आयन जो है ना अपने आप में एक आयनाइजेबल वाला पार्ट दिखा रहा है, मतलब ये आयनाइजेबल है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक आयनाइजेबल जो स्फीयर होगा उसको हम काउंटर आयन बोल सकते हैं। यहां पर क्या बोल सकते हैं? काउंटर आयन बोल सकते हैं। बोलो समझ में आया?
यस, कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, पहले चेक करो जल्दी से, कोई डाउट है तो बोलो मुझे, कहीं पर भी किसी को भी। यस, एनी कंफ्यूजन? नहीं सर, तो ये आपको कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब आता है कि सर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल दूं कि सर नंबर थर्ड में ले लेता हूं यहां पर, नंबर थर्ड, अगर मैं आपको बोलूं कि यार किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जस्ट ये टर्म्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, पता कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बोलो। तो याद रखना कि सेंट्रल एटम के पास जो लिजेंड अटैच है, ध्यान से सुन बच्चे, सेंट्रल एटम के बाद जो लिजेंड अटैच होते हैं, सेंट्रल एटम के बाद या सेंट्रल एटम से जो लिजेंड अटैच होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देते हैं। तो इस लेन देन के बाद जो सेंट्रल एटम के सर के ऊपर जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया बच्चे? समझ में आया मैंने क्या बोला? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं द नेट चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम, चलेगा, द नेट चार्ज ऑफ अ सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम, ऐसे लिख दो, सेंट्रल मेटल एटम। बस ये जो है ना आपका, यही आपका क्या है भाई, किसी भी सेंट्रल एटम का क्या होता है बोलो, ऑक्सीडेशन होता है। कोई कंफ्यूजन? सर ये प्लस माइनस दोनों आ सकता है, नहीं, सेंट्रल एटम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो समझ लेना कि वो गलत आ रहा है, वो गलत आ रहा है। क्या ये बात सही है? कोई कंफ्यूजन? यस, कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए होने वाला है कि भाई डबल सॉल्ट, इसके पहले मैं ये भी बोल सकता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, वो पॉइंट भी यहां पे ले लेता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत से लोग कंफ्यूज है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देख लो, अगर मैं आपसे पूछूं, ये फ्रीक्वेंटली आपने सुना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जनरली है कितने डोनर एटम, ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं, बहुत गलती होती है फिर आपसे। आप क्या करते हो, लिजेंड और डोनर एटम में फर्क है। अगर मैंने बोला दो लिजेंड है, इसका मतलब ये कभी मत समझना कि दो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, गलत इंफॉर्मेशन है। अगर मैंने बोला दो डोनर एटम है तो यस, इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो दो हो सकते हैं। तो आपको सिंपल एकदम बोलना होता है, एकदम सिंपल बोलना होता है आपको, एकदम आराम के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है द नंबर ऑफ डोनर एटम, ध्यान से सुनो जरा, द नंबर ऑफ डोनर एटम, दिमाग चला बच्चे, द नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल, attached to central metal atom is known as coordination number, is known as coordination number। क्या ये बात दिमाग की नसों में जाके एकदम सेट बैठ जा रहा है? अरे सर बढ़िया समझ में आ गया, आप क्या बताना चाह रहे हो। यस, जैसे कि ईडीटीए में अगर मैंने बोला कि मेरे पास सी ए ईडीटीए इस तरह से एक अटैच है, जस्ट एन एग्जांपल के लिए, ठीक है, ऊपर हमने दे दिया, यहां पर समझो रुको जरा, अगर मैंने बोला सी ए प्लस ईडीटीए, समझो मैंने यहां पर -6 दिखा दिया, -6 राइट है, हाँ ठीक है, चलो -6 दिखा दिया मैंने। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप बोलेंगे सर ईडीटीए में कितने डोनर एटम है, मैं बोलूंगा 6 डोनर एटम है भाई, 6 डोनर एटम, मतलब इस बंदे से 6 लोग आपस में अटैच होंगे। तो बताओ कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, जल्दी से बोलो। तो आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसका वो 6 होने वाला है। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा एग्जांपल, जैसे ले लिया CO इथिलीन डायामाइन ट्वाइस, ऊपर ले लिया 2+। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जल्दी बोल बच्चे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। सर EN का मतलब क्या होता है, इथिलीन डायामाइन, इसके कितने डोनर एटम है,
तो यहां पर 2 डोनर एटम आता है। कितना डोनर एटम है बच्चे? 2 डोनर, मतलब एक में 2 डोनर एटम है। ध्यान से सुनो जरा, एक इथिलीन डायमाइन में 2 डोनर एटम। यहां पे स्पेसिफाई करता हूं, 1 इथिलीन डायमाइन मतलब 2 डोनर एटम। तो 2 इथिलीन डायमाइन विल गिव 4 डोनर एटम। अब चीजें क्लियर हो रही हैं। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहां पर आएगा वो 4 आ जाएगा। क्या ये बात अब एकदम अच्छे से दिमाग की नसों में जाके एब्जॉर्ब हो जा रहा है, एकदम डिसॉल्व हो जा रहा है कि सर अब समझ में आया, अब समझ में आया। क्या बढ़िया वाला एकदम कंसेप्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसका निकाल देते हैं बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर भी। चलो ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल देते हैं। अभी आगे है अपने पास एक स्लाइड और, ब्लैंक स्लाइड है कि नहीं है? चलो यहां पर हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, वो पैटर्न ले लेता हूं यहां पर। चलो आप भी क्या याद रखेंगे, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से देखते चलो। सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता लगाएंगे? जैसे एग्जांपल के लिए आ गया, यही ले लो पहले, K4FeCN6, इस तरह से क्वेश्चन आ गया। सर कैसे पता लगाएंगे? तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, जब भी आपको कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, पहले आप स्टार्टिंग से सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते चले जाओ, सबका चार्ज लिखते चले जाओ। फिर से देख बच्चे, SSH, वापस देख बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? तो जितने लीजेंड हैं उसके कितने डोनर एटम है उनके नंबर को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल एकदम। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जैसे कि यहां पर CN का डोनर एटम भी 6 होगा, तो यहां पर Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। क्लियर है बच्चे? अब पूछ रहा हूं मैं आपसे कि ये जो Fe दिख रहा है आपको, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सर ये कैसे निकालेंगे? तो K कितना होता है? +1, +1 इंटू 4, +4 कर दो। Fe का पता नहीं। CN कितना होता है? -1, -1 इंटू 6, -6 इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है। सर ये -1 -6 कैसे पता चल रहा है? इसके लिए मैंने आगे टेबल दिया, वो टेबल आपको याद करना है, आयुपैक में पता चलेगा आपको। तो यहां पर मिल जाएगा Fe +4 -6 मतलब -2 इक्वल टू 0, और इस तरह से मिल गया Fe इक्वल टू +2। मैंने बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर कभी माइनस में नहीं आएगा। चलेगा? कोई दिक्कत है? सर कुछ थोड़ा डेंजर ले लो इस बार। चलो डेंजर ले लेते हैं। CO H2O 5 टाइम्स, एक Cl, और यहां पर आ गया Cl2। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है। आप क्या करेंगे? पहले CO पता नहीं, H2O का 0 होता है, 0 इंटू 5 विल बी 0, Cl का -1, इस Cl का -1 इंटू 2 -2 इक्वल टू 0। सॉल्व किया, आंसर आ गया +3। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चे को अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूं, एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? बट इसके लिए जरूरी है कि H2O 0 होता है, ये बात आपको आनी चाहिए। सर वो कहां से आएगी? इसी चैप्टर में मैंने रखा है आगे। NiCO 5 टाइम्स ऐसा आ गया, और बोला इसका निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। बड़ा सिंपल है, Ni प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो आंसर बन जाएगा Ni इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत? NH3 ऑल्सो 0, यस बच्चे NH3 भी 0 होता है। चलेगा? चलो काफी कुछ समझ गए। डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात होने वाली है। सर ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? तो डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं? देखो डबल सॉल्ट जब मैं बोलता हूं ना, तो आपके दिमाग में कुछ चलना चाहिए दिमाग में। डबल सॉल्ट का मतलब है द सॉल्ट विच डिसोसिएट्स द सॉल्ट मतलब बोलो, डबल सॉल्ट बोलो, क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तो पहले से दिया हुआ है। डबल सॉल्ट डिसोशिएट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब सर ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो भाई ये अपने एकदम बेसिक चीजों में डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। इन क्या हो गया भाई, देख लो, डबल सॉल्ट डिसोशिएट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयन, ठीक है। आगे लिख सकते हो डबल सॉल्ट
डबल सॉल्ट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, मतलब ये पूरे अपने आयन में बन जाते हैं और कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। ऐसा नहीं कुछ बच गया, कुछ छूट गया, नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता डबल सॉल्ट के साथ में। एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो बच्चे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल जो दिए गए हैं आपको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपको वो एग्जाम्पल ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मोहर सॉल्ट ले लेता हूं, जैसे कि आप थोड़ा बहुत फॉर्मूला जानते होंगे, FeSO4, ठीक है, चेक करो जरा ये परफेक्ट है कि नहीं, SO4 ट्वाइस 6H2O, चेक कर बच्चे, क्या है सर, मोहर्स सॉल्ट। ऐसे ही कार्नालाइट भी होता है, MgCl2 KCl, ठीक है, इसको जब हम हीट करेंगे या इसको जब हम एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो ये भाई साहब क्या होंगे, इट विल गिव Fe2 प्लस आयन, SO4 2 माइनस आयन, NH4 1 प्लस आयन। इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाएंगे। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी, यस, कोई कंफ्यूजन है, ये चीज एकदम क्लियर हो गई सर। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम बोलेंगे, यहां पे जरा देख लो, अगर मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की इसके बाद, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम ये बोलने वाले हैं, ध्यान देना, यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं ये बोलूंगा आपको कि यार अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने लिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, the coordination compound do not dissociates into its constituents ion। कुछ गया दिमाग में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो constituents ion में डिसॉल्व नहीं होता है, and the coordination compounds and the coordination compounds and the coordination the coordination compounds do not dissociates completely, do not dissociates completely। तो पूरे का पूरा टूट जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। एग्जांपल्स आपको पता है फिर भी दिखा दो। एग्जांपल्स के लिए बन सकता है कि भाई K4FeCN6, इसको तोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा तो नहीं टूटेगा, K टूट गया, लेकिन ये FeCN6 जो है कि ये सोचो कि ये भी टूट जाए पूरा का पूरा, ऐसा होने वाला नहीं है। बोलो ये बात समझ में आई, बोलो ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई डाउट, यस, कोई डाउट, चलेगा, यस, कॉम्प्लेक्स आयन में टूटेगा, बिल्कुल सही जवाब, डज नॉट डिसोशिएट्स इनटू कंस्टिट्यूएंट्स आयन, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डू नॉट डिसोशिएट्स कंप्लीटली, का मतलब ये हो गया कि वो अपने सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन में टूटेगा। किस में टूटेगा बच्चे, अपने सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन में टूटेगा, चलेगा। नेक्स्ट वर्नर्स थियरी की बात करेंगे। वर्नर्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। सर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, वर्नर्स नाम का केमिस्ट ने क्या बताया था, ये जो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, इसका इंफॉर्मेशन वर्नर्स ने ही दिया था। वर्नर्स ने दिया था कि भाई किसी भी चीज का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने के लिए या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये चीज को जानने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें उसने कुछ 4 पॉइंट्स लिखे थे पोस्टुलेट्स के बारे में, वो आपको मालूम होना चाहिए। देख लो यहाँ पर क्या बोल रहा है पॉइंट्स में, तो पॉइंट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है वर्नर्स थियरी में। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है, पोस्टुलेट्स नंबर 1 बोल सकते हो, जैसे कि नॉर्मल मेटल में क्या होता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, आपने भी सुना होगा, ठीक है, 2 टाइप के वैलेंसेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कैटायन एनायन, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन यहां पर अलग ही सीन चल रहा है, अनलाइक मेटल आयन, मेटल आयन की तरह नहीं, मेटल सॉल्ट की तरह नहीं, अनलाइक मतलब उसकी तरह नहीं होना चाहिए। द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स पॉजेज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, एक होती है प्राइमरी जिसको बोलेंगे आयनोजेबल वैलेंसी, एंड एक होती है सेकेंडरी जिसको हम बोलेंगे नॉन आयनोजेबल वैलेंसी। मतलब हमारे नॉर्मल मेटल की तरह नहीं कि सिर्फ उसके पास एक ही बंदा रहेगा। आया समझ में, एसोसिएट्स ऑफ और डिसोसिएट, एसोसिएट मतलब जुड़ना, एसोसिएशन का मतलब जुड़ जाना,
डिसोसिएशन मतलब टूट जाना एक तरह से, ठीक है। यस, कोई दिक्कत, चलेगा, ओके। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन है? पॉइंट नंबर सेकंड पोस्टुलेट क्या बोल रहे हैं? आयनाइजेबल जो स्पीयर होता है, मतलब कि जो टूट जाता है वो प्राइमरी स्पीयर, आपको पता है प्राइमरी वाला है। तो एंटिटीज विच सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी, तो वो लिखा है यहां पर क्लियरली, टू मेटल एंड प्राइमरी वैलेंसीज आर जनरली सेटिस्फाइड बाय एनायन। जितने प्राइमरी वैलेंसी होते हैं वो जनरली माइनस चार्ज वाले होते हैं, माइनस चार्ज वाले होंगे। अगर कोई प्राइमरी वाला यहां पर आ गया तो माइनस चार्ज वाला रहेगा। लिजेंड की बात नहीं कर रहा हूं, लिजेंड तो माइनस और न्यूट्रल दोनों हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, बोलो मैं किसकी बात कर रहा हूं? यस, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी की, जो कि आयनाइजेबल होता है। नेक्स्ट मैं बोलने वाला हूं आपके लिए, देखो जरा यहां पर पॉइंट नंबर थर्ड, पोस्टुलेट नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा वो आपका वो वैलेंसी होती है जो कि नॉन आयनाइजेबल रहेगी। सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल रहेगी, सिंपल। और सेकेंडरी जो होगा बच्चे वो आपका क्या रहेगा, या तो न्यूट्रल रहेगा, वो फिक्स रहेगा, सेटिस्फाइड बाय आइदर न्यूट्रल और एनायन, चलेगा। और जितने भी सेकेंडरी वैलेंसी रहेंगे वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर माना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, जो माइनस और क्या रहेगा बच्चे, नेगेटिव रहेगा। उसके बाद सॉरी, मतलब माइनस और नेगेटिव एक ही चीज हो गया, और न्यूट्रल रहेगा। और जितने सेकेंडरी वैलेंसी रहेंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर माना जाएगा। चौथा पॉइंट में आप बोल रहे हो कि सेकेंडरी वैलेंसीज हैव फिक्स्ड स्पेटियल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल आयन, मतलब कि उनका एक फिक्स्ड पोजीशन होता है, फिक्स्ड स्पेटियल अरेंजमेंट। अलग अलग तरीके से लोग जो जुड़ते हैं उनका एक पोजीशन होता है, उनका एक क्या होगा बच्चे, पोजीशन होगा। पोस्टुलेट सिद्धार्थ, पोस्टुलेट्स का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेटल आयन के पास क्या होना चाहिए, दो चीज होनी चाहिए, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा, प्राइमरी के बारे में बोलो जिसको आयनाइजेबल बोला गया है, जो कि माइनस होता है। तीसरा, सेकेंडरी के बारे में बोलो जो कि नॉन आयनाइजेबल होता है, माइनस या न्यूट्रल होगा, और वही कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएगा। चौथा, बोलो बच्चे, पूरा रिपीट कर दिया मैंने। चौथा, उनका पोजीशन जो होगा बच्चे वो क्या रहेगा, आपका फिक्स्ड रहेगा, लेकिन स्पेटियल अरेंजमेंट मतलब अलग अलग आइटम का अलग अलग अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है, अराउंड द मेटल आयन। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, देखो यहां पर, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में आपका दिमाग चलना चाहिए। यहां पर देखो जरा, जब मैं बोलता हूं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो मैं यहां पर बोल देता हूं आगे, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ लीजेंड्स। आगे मैंने थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया, मतलब सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो मैं बोलना चाह रहा हूं, आपने सुना होगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, कुछ याद आया? यस सर, मतलब आप बोलेंगे द कॉम्प्लेक्सेस which contains only one type of legend, चलेगा, सिंपल। द कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लेजेंड। एग्जांपल दे दो सर। एग्जांपल आपके सामने है, CO, मान के चलो कि मैंने NH3 ले लिया 6 टाइम। अब वन टाइप का मतलब है कि ये NH3 वाला ही बंदा 6 बार रिपीट हो रहा है, अलग से कुछ और नहीं आया, तो इसको हम बोलेंगे होमोलेप्टिक। बोलो समझ में आया? यस, कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? ये रिवीजन चल रहा है भाई। अगर कोई बच्चा ये सोच के बैठा कि चलो मैं एक नया कॉन्सेप्ट सीखूंगा आज के दिन, तो भाई आप शायद बहुत ज्यादा खुश नहीं होकर जाएंगे यहां से। क्यों सर? क्योंकि आप ये उम्मीद लगा के बैठो कि यहां पर कंसेप्ट जो है कि आपको आएगा। कंसेप्ट आएगा तब जब आप पहले से पढ़े रहेंगे। अगर आप पहले से पढ़े हो, अरे हाँ यार होमोलेप्टिक मैंने पढ़ा था, हेटेरोलेप्टिक मुझे पता है, लेकिन अब ये रिवीजन हो रहा है, मतलब आप घर पे बैठ के रिवीजन करेंगे तो आपको शायद 4-5 घंटे चले जाएंगे। टीचर ने 2 घंटे में पूरा चैप्टर अच्छे से करवा दिया। समझ में आया? ये कोई डाउट है किसी को भी कहीं पर भी? ये चीजें समझ में आ गई बढ़िया से? दूसरा क्या होने वाला है, हेट्रोलेप्टिक। दूसरा क्या होगा बच्चे, नंबर बी है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस।
हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो सर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या बोलेंगे? बड़ा सिंपल है यार, एक भी फिर द कॉम्प्लेक्सेस और द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो भी आप बोल दो, द कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन more than one type of ligand, more than one type of ligand। बोलो समझ में आ गया? ऐसे लगा दो। यस सर एग्जांपल दो। ये ले बच्चे, ये ले एग्जांपल, जैसे कि आ गया CONH3 5 बार ले लिया, एक बार पानी ले लिया, ऊपर 3+ लगा दिया। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर दो लीजेंड आ गए, दो लीजेंड आ गए। बोलो समझ में आया? सर 3+ कैसे आया? कहां पे बच्चे? ये 3+ तो आया ना बच्चे, मुझे पता है कि इसका जो चार्ज होगा वो तुमको एक दो एग्जांपल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे बाय डिफॉल्ट। जैसे कि ये H2O 0 हो गया, अब CO 0 तो नहीं होगा, CO का कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, तो मैंने 3+ लिखा है कि ऐसे मैंने एग्जांपल लिए जहां पर CO का भी चार्ज दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी अपने हिसाब से लर्न कर लो। नेक्स्ट अगेन क्लासिफिकेशन, बट इस बार क्या होगा बोलो? इस बार होने वाला बेस्ड ऑन चार्ज। तो यहां पर बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बेस्ड ऑन नेट चार्जेस। मतलब सर पे कौन सा चार्ज है उसके हिसाब से आपको यहां पर डिसाइड करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बेस्ड ऑन नेट चार्जेस। देखो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यार इसके अंदर नंबर फर्स्ट आएगा पहले केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस। सही बात है, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स मतलब द कॉम्प्लेक्स आयन विच कंटेन्स, मतलब ये आयन के रूप में तो रहेगा, वो कंफर्म है। द कॉम्प्लेक्स आयन विच कैरीज नेट पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज। बोलो समझ में आया? सर एग्जांपल दो। अब एग्जांपल में दो चीजें समझनी है आपको। ऐसा हो सकता है कि एग्जांपल में आपको लगे कि सर ये तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, और या तो ऐसा लगे कि हाँ सर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, जैसे कि इस तरह से ले लिया मैंने, ठीक है, और यहां पर प्रॉपरली आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ऐसा एग्जांपल। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे होंगे जहां पर आपको नेगेटिव चार्ज ना बच्चे आपको दिखाई देगा नहीं, आप कंफ्यूजन मोड में रहेंगे, सर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये वाला बंदा देख लो, दिख रहा है। अब इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे बोलो जरा? यस, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर Cl1- है, ये Cl1- इंटू 2 -2 हो गया। लेकिन ये माइनस, देखो Cl-1 है, ये Cl क्या है? माइनस है, तो इसकी वजह से ये +2 बन जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये Cl- बन के निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? +2। मतलब इसके ऊपर सर पे चार्ज आ सकता है हाइड्रोलिसिस के बाद। तो अगर हाइड्रोलिसिस के बाद भी चार्ज आ सकता है तो भी इसको हम उसी कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। समझ में आया अभी? अब दूसरा जरा देखो, नंबर सेकंड, एनाइनिक, एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस। एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या बोलेंगे? द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आयन विच कैरीज नेट नेगेटिव चार्ज, विच कैरीज नेट नेगेटिव चार्ज। बस काम खत्म है भाई, अब क्या टेंशन है। सर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, जैसे ये ले लो K4FeN, ये एग्जाम्पल हो सकता है बिल्कुल, ये प्लस है तो ये ऊपर माइनस बन जाएगा। या कोई ऐसा एग्जाम्पल लो जो जेन्युइन आपको दिख रहा है कि सर ये तो पूरा का पूरा माइनस ही बना रहा है, जैसे कि इस तरह से ले लो CrFe6 3-, ये भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी? यस और नो? डन। सर वो लीजेंड होता है जो
जो राउंड ब्रैकेट के बाहर होता है, नहीं बच्चे, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, यहां पर जो जैसे ये Cl2 लीजेंड नहीं है, ये प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, राउंड वाले ब्रैकेट के जो बाहर होता है वो लीजेंड कैसे हुआ बच्चे, मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हो, ये बोल रहे हो क्या? ये जो ये दिख रहा है लीजेंड है, ये भी लीजेंड है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा उसमें जो पहला एलिमेंट रहेगा वो सेंट्रल एटम होता है, तो बाकी सब उसके अंदर जो रहेंगे वो लीजेंड ही रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नंबर सी, नॉन आयनिक। सर ये प्लस कहां से ला रहे हो? आदित्य पूछ रहे बच्चे, ये प्लस मैं नहीं ला रहा हूं। प्लस का मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल होते हैं ना, उनका कुछ ना कुछ चार्ज होता है। अब वो चार्ज कितना हो सकता है? +2 हो सकता है, +3 हो सकता है। तो अपने हिसाब से मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं जो +2 या +3 दिखा रहे हैं, बस आपको ये बताना है। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, तो सर जैसे ये +3 कहां से ला दिया सर आपने? मुझे पता ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सीओ का वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, +2 +3। आप +2 भी लिख सकते थे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कितना दिखा रहा है। नेक्स्ट, नॉन आयोनिक, नंबर सी, नंबर सी, नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स which carries no charge, एकदम सिंपल, द कॉम्प्लेक्स विच कैरीज नो चार्ज, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो बिल्कुल भी चार्ज कंटेन नहीं करता है, जैसे कि NiCO5, इस तरह से कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो गया भाई, एग्जांपल्स हो गए। एक ऐसे लोग जो बिल्कुल चार्ज कंटेन ही नहीं करेंगे, कोई चार्ज है ही नहीं, नो नेट चार्ज, नो नेट चार्ज, खत्म, नो नेट चार्ज, ठीक है। नो नेट चार्ज स्पेसिफाई कर दो, नो नेट चार्ज, चलेगा। अब ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है इस टेबल के बारे में। ये टेबल सिर्फ मैं आपको बोलूंगा देखने के लिए, यहां पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन टेबल के ऊपर नहीं देना है मुझे। ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड किसको क्या बोलते हैं घर पे पढ़ो। C2O4 को ऑक्सीलेट बोलते हैं, आयोपैक में ऑक्सीलेटो बोलते हैं। OH को हाइड्रोक्साइड होता है लेकिन हाइड्रोक्सो बोलेंगे। वैसे कुछ नीचे नाम होगा, H2O को पानी बोलते हैं, वाटर, लेकिन आयोपैक में एक्वा बोलेंगे। एक्वा मैन आपने नाम सुना होगा। यस, कोई दिक्कत है बच्चे? सर बुक में 4 दिया, अरे मैं बोल तो रहा हूं कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कोई एक अच्छे से पढ़ के जाओ, आपकी मर्जी है, कोई एक अच्छे से करके जाओ। समझ में आया बच्चे? NiCO4 दिया, अच्छा आप बोल रहे हो NiCO4 दिया है, हाँ तो NiCO4 है तो फिर 4 कर दो, आपको 5 फिर Fe वाला रहेगा। लेकिन ये इस तरह से, दूसरा एग्जांपल भी फिर ले लो, FeCO5, इस तरह से एक 5 वाला भी होता है, ठीक है, चलेगा। ये पढ़ के जाना आपको, न्यूट्रल वाला अपने आप से नहीं कर सकते आप। चलो ये समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये पूरा आपको याद करना है पहली बार, टेबल में से सब कुछ एकदम याद करना है। टेबल एकदम बढ़िया होना चाहिए आपका, टेबल बढ़िया होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन आपको इतना होना चाहिए कि हाँ -1 वाले में ये बंदा आता, मतलब उसको देख के पहचान सको, इसको देखकर पहचान सको, बस इतना ही। अगर आप देखकर पहचान सकते हो तो काम आपका सही है। फिर आप मालूम पड़ा कि SO4 आ गया, अरे सर ये कितना माइनस होता है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर मुश्किल आपके लिए चैप्टर में, तो ये कंसेप्ट आपके लिए मुश्किल रहेगा। देख लो, ये पढ़ लो। फिर इसके बाद आयुपैक में जो कुछ लोग होते हैं जो एनाइनिक होते हैं, क्या होते हैं एनाइनिक, पहचानने आ गया ना सबको? एनाइनिक कंपाउंड वाले जो लोग होते हैं, ध्यान से सुनना, एनाइनिक कंपाउंड वाले जो लोग होते हैं उनका जो सेंट्रल एटम, उनका नाम बदल जाता है। जैसे कि एल्यूमिनियम बन जाएगा एल्यूमिनेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, गोल्ड ऑरेट, मैंगनीज मैंगनेट, प्लेटिनम प्लेटिनेट, ऐसे बन जाएंगे। जरा देख लो बच्चे एक बार अच्छे से देख लो। और ये कुछ आपके सामने क्या है भाई, आयुपैक नेम है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, देख लो कुछ आयुपैक नेम है। सर लेकिन कैसे नाम आ रहा है, नाम कैसे आ रहा है, इधर देखो जरा। जैसे कि पहला कंपाउंड मैंने ले लिया आपके लिए, Ni, एक दो बताऊंगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए। Ni है, CN4 है, 2 माइनस है। सर आप क्या बताने जा रहे हो? तो मैं आयुपैक बताने जा रहा हूं आपको, इसके पीछे आयुपैक का टेबल आएगा, मैं इसमें रूल लिखा देता हूं पहले, फिर मैं पीछे आता हूं, क्योंकि आपको रूल नहीं पता होगा तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आयुपैक का रूल क्या है सर?
रूल बता के फिर मैं उस टेबल पे जाऊंगा पीछे वाले पे। रूल ये है कि अगर कभी भी आप आयुर्वेद लिख रहे हो तो आप स्टार्टिंग से देखो कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला बंदा है, स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर वाला होता है, देखो इस तरह से मैं दिखा देता हूं, ऐसा ऐसा, यहां कहीं पर एक बंदा आएगा, समझो ए आ गया, यहां कहीं पे एक बंदा आ सकता है, अगर जरूरत पड़ा तो बी आ सकता है, यहां पर मानो चलो कि सेंट्रल मेटल आयन है और यहां पर लिजेंड अटैच होते हैं इस तरह से, ठीक है, मतलब 2 ले लो, यहां पर एक और लिजेंड ले लो चाहिए तो, ठीक है, ऐसा कुछ तो बंदा रहेगा। तो अगर नाम लिखना है ना आपको, अगर सही से नाम लिखना है तो आपको पहले ये ए वाले को पहले लिखना पड़ेगा, ए वाले का नाम पहले आना चाहिए, फिर किसका नाम आएगा सर, उसके बाद एल वाले का नाम आएगा जिसको हम बोलेंगे विथ प्रीफिक्स, तो लीजेंड विथ प्रीफिक्स आएगा, चलेगा। ए मतलब क्या, ए का मतलब कैटायन समझ लो, जो कैटायन वाला पार्ट होता है ना आपका, ए बाहर वो रहेगा, ठीक है। फिर कौन रहेगा सर बाद में, वो मेटल रहेगा, मेटल एटम रहेगा, ठीक है, यहां पर इस तरह से अंडरलाइन कर देता हूं, आपको याद रहेगा, मेटल एटम विथ ऑक्सीडेशन नंबर, रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर देना होता है, ठीक है, रोमन में इस तरह से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से। और लास्ट में आएगा बी वाला पार्ट, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो एनायन वाला पार्ट है। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात एकदम बढ़िया से समझ में आ गई सबको, कोई कंफ्यूजन किसी को भी। ए मतलब कैटायन है सर, बी मतलब आपका यहाँ पे लिजेंड विद प्रीफिक्स है, मेटल आयन है, इस तरह से रहेगा। अब अपना दिमाग चला लो जल्दी से, अगर जो चीज प्रेजेंट है उसको लिखते जाओ, जो चीज नहीं है तो उसको छोड़ दो। जैसे यहां पर एनआई के पहले कुछ है नहीं तो छोड़ दो, सीधा आप लिजेंड से चालू करो, तो नाम क्या बनेगा, टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो। ये प्लस है कि माइनस है, माइनस है, माइनस में निकल क्या बन जाएगा, निकलेट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एनायनिक वाले में नाम बदल जाता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सिखाया मैंने, एनआई का पता नहीं, सी एन माइनस वन, माइनस वन इंटू फोर, माइनस फोर वहां जाके बन जाएगा प्लस 4, तो -2 + 4 विल बी +2, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा +2। क्या ये बात एकदम बढ़िया से समझ में आई? यस। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर 2 लीजेंड रहेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, अगर 2 लीजेंड आ गए कहीं पर भी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो आप ये दोनों जो है कि घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, चलेगा? कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? यस। तो ये रूल मेन है, इसको बस फॉलो करना। नेक्स्ट, इयान। सर इयान का फुल फॉर्म क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलूंगा मैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब होगा कि इसमें 2 चीजें होती हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज कि सर इयान का रूल क्या है, हमको रूल नहीं पता, और कुछ लोग को डाउट है कि सर हमको इयान क्या है, हमको वो नहीं पता। तो भाई इयान अलग होता है, उसका रूल अलग होता है। अगर आप इयान बोलना चाहते हो कि सर व्हाट इज इयान आ गया, व्हाट इज इयान, तो इयान को बोलना है कि इट इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स। इसको इयान बोलते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है सेंट्रल एटम, जैसे 35, 36, ठीक है, या 54 ऐसा कुछ आ गया तो उसको हम इयान बोलेंगे। इयान का नंबर ही हमारा होता है यहाँ पर। लेकिन इयान का रूल क्या है, तो ये इयान को पाने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि उस नंबर को पाने के लिए ये सेंट्रल एटम जो होता है लेकिन साथ में क्या करता है, शेयरिंग करता है, लेन देन करता है इलेक्ट्रॉनों का, और वो लेन देन तब तक करता है जब तक कि उसका इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के बराबर ना बन जाए। तो इयान रूल states that a metal ion continue to accept electrons pair till it attains the electronic configuration of next noble gas. Thus ion is equal to 18 हो सकता है, 36, 54 या 86 हो सकता है। इस तरह से एग्जाम में आता है भाई इयान कौन फॉलो करता है, जो इनर्ट गैस के बराबर रहेगा। मैं हूं इयान, वो क्या बात है, चलेगा? कोई दिक्कत? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, सब नहीं कराऊंगा, बाकी आप एज अ होमवर्क समझ के चलना, खुद से बैठ के प्रैक्टिस करना इस लेक्चर के बाद, चलेगा? चलो, जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया Zn, एक करा के देता हूं आपको मैं, एक करा के दे देता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया Zn NH3 4 टाइम्स, इस तरह से 2+। इयान का एक फॉर्मूला भी है, वो भी याद रख लो आप। यहां पर इयान का एक फॉर्मूला होता है, इयान इक्वल टू, इसके नीचे आप बता सकते हो Z - X + Y, जहां पर स्पेसिफाई कर दो कि Z जो होगा एटॉमिक नंबर रहेगा ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, ये ध्यान देना,
सबका नहीं लेना है, सेंट्रल मेटल की बात हो रही है। एक्स जो रहेगा वो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा और वाई जो रहेगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिजेंड, डोनेटेड बाय लिजेंड्स। ये हमारा यान होने वाला है। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन है कहीं पर भी किसी को भी? क्या एक एक चीज एकदम बढ़िया समझ में आ रही है? यस। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जैसे ही मैंने ये लिखा वैसे हमको यहां पर लिखना पड़ेगा z क्या है, x क्या है, y क्या है। बिल्कुल सही जवाब। z कितना होता है भाई जिंक का? तो सर जिंक का 30 होता है। x सॉल्व कर लो, ये 0 हो गया और ये 2 प्लस है तो ये सीधा 2 आ जाएगा। y कितना होगा बच्चे? n के पास जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक लिजेंड 2 इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनेगा n के साथ, ये ध्यान देना, ये सच्चाई है। कोई भी लिजेंड होने दो, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाके एक बॉन्ड बनता है। अगर वो मोनोडेंटेट है तो, डाइडेंटेट है, हेक्साडेंटेट तो उसके साथ आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे ये एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देके Zn के साथ में बॉन्ड बनेगा। अब ऐसे हमारे पास 4 NH3 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा यहां पर। क्या ये बात समझ में आई? तो हम बोलेंगे यान इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। सर Z क्या है? 30 माइनस एक्स प्लस वाई। सर 30 में से 2 गया 28, 28 प्लस 8 आ गया 36। दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब आप ट्राई करेंगे। कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? सेम स्लाइड 2 बार एक शायद से, हाँ चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। यस, आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म। अब यहां से पूरा पार्ट थियरी होने वाला है। अब तक थोड़ा बहुत मजा था, ठीक है। अब पूरा थियरी इंफॉर्मेशन है। आइसोमेरिज्म को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। मतलब थियरी इंफॉर्मेशन है, बार बार रीड करेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने के लिए इजी होगा एग्जाम में। नहीं तो होता क्या है, सर मुझे आ रहा था, सर मुझे पता था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, बट मैं समझा नहीं कि लिखना क्या उसके अंदर। मुझे पता था कि 2 अलग अलग आयन बनेंगे, बट लिखना क्या वो पता नहीं चला। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना बच्चे ट्राई करो कि आप इसको पढ़ो, रीड करो मैक्सिमम। लिखो मत चलेगा, रीड करो, मैक्सिमम रीड करो। क्योंकि इसके जो सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं कि आंसर में कैसे इसकी शुरुआत करनी है, क्या लिखना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो देख लो, आइसोमेरिज्म जो है 2 टाइप का पाया जाता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग रहेगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशंस या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब है जहां पर एटम्स अलग अलग होने वाले हैं, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा बट पोजीशन ऑफ एटम अलग रहेंगे। उसके अंदर आते हैं ज्योमेट्रिक और एक आता है ऑप्टिकल आइसोमेर। ज्योमेट्रिक के अंदर भी 2 आएंगे, सीस और ट्रांस। हालांकि ये सीस और ट्रांस के अंदर भी 2 आते हैं इस तरह से, ठीक है। एक आ जाएगा स्क्वायर वाला, एक आ जाएगा हेक्सागोनल वाला। स्क्वायर और ऑक्टाहेड्रल बोलो आप, स्क्वायर और ऑक्टा, इस तरह से, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये पहले बेसिक चीज याद रखना आप। अब हम एक एक करके समझते हैं ज्योमेट्रिक क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि ज्योमेट्रिक वाला जो है वो कहीं ना कहीं आपको बताया कि इसका जो बोलते हैं कि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो अलग होने वाला। कैसे? दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मतलब कि अगर मैंने इनको ले लिया तो इनका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर, मतलब एक स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया, उसको जब मिरर में देख रहा हूं तो उसका अलग स्ट्रक्चर बनेगा। अब उस अलग वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं तोड़ के इसके ऊपर फिट करूंगा तो एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठेंगे। दैट इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर, ठीक है। दीज आर पॉसिबल इन हेट्रोलेप्टिक, ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में ही पॉसिबल है। इन सच आइसोमर दीज आर सिस एंड ट्रांस टाइप अरेंजमेंट होते हैं। तो सिस क्या होगा सर? जहां पर आइडेंटिकल लीजेंड का पोजीशन बाजू बाजू वाला होगा। ट्रांस आइडेंटिकल लीजेंड का जो पोजीशन है बच्चों वो फुल अपोजिट रहेंगे, फुल क्रॉस में रहेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर इस तरह से आ गया पोजीशन ऐसा, ये वाला बंदा इसका सामने वाले बंदे यहाँ पे चला गया इस तरह से, तो हम बोलेंगे यार ये क्रॉस में जा रहा है, मतलब ये ट्रांस हो गया। और अगर कहीं ऐसा ऐसा आ गया कि एक लीजेंड है उसके आजू बाजू, एक सेंट्रल एटम उसके आजू बाजू, दोनों इस तरह से अटैच है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर बाजू बाजू में अटैच है, तो हम बोलेंगे ये सिस हो गया। आगे दिखाता हूं मैं आपको, समझ में आएगा। सिस और ट्रांस, जिसकी मैंने बात की थी कि सिस और ट्रांस के अंदर भी 2 आते हैं। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्क्वायर प्लानर का मतलब 4 अटैचमेंट। तो अगर मेरे पास एक सेंट्रल एटम है और हेप्टोलेप्टिक लेना ही लेना है, तो मतलब एक हो सकता है 2 टाइम, दूसरा हो सकता है 2 टाइम, या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि एक हो सकता है एक बार और 2 दूसरा मैंने कुछ अलग ले लिया, देखो इस तरह से A2BC इस तरह से ले लिया है, दिखाई दे रहा है, चलेगा। कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी को भी चेक कर लो। तो ये चीजें आपके लिए यहां पर दी गई हैं। जैसे कि पहला है Ma2, देखो ये वाला, फॉर एग्जाम्पल PT NH3 2 टाइम, Cl2 2 बार है,
तो Ma2B2 टाइप आ गया, दिखाई दे रहा है, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें सीस और ट्रांस कैसे बनेंगे? अगर Cl के सामने Cl आ गया तो हम बोलेंगे ट्रांस है। चेक करो Cl के सामने Cl आ रहा है क्या? नहीं सर, ये तो NH3 आ रहा है, यहाँ पर NH3 आ रहा है, मतलब ये ट्रांस नहीं हो सकता। क्या इसके बाजू बाजू में Cl आ रहा है? यस सर। NH3 भी बाजू बाजू में आ रहा है? यस सर। तो ये सीस आइसोमर बन गया उसका। और अगर ऐसे क्रॉस क्रॉस में आ गए तो हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर है। इजी है, बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? ऐसे दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है वही सेम, Cl2 अगर क्रॉस क्रॉस में चला गया इस तरह से तो हम बोलेंगे ट्रांस है, और अगर बाजू बाजू में आ गया तो हम बोलेंगे, कोई एक तो होना चाहिए जिसको देख के आप अपना अपना आंसर सेट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सर अगर तीनों सेम आ गए तो ये A B C D आ गया, तो ऐसा नहीं होगा। कोई दो होंगे जो रिपीट होंगे और दो अलग रहेंगे, या दोनों सेम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। यस, चलेगा? कोई कंफ्यूजन? अब क्या है सर, ऑक्टा सिस और ट्रांस वाले में देखो, यहां पर सिस एंड ट्रांस आइसोमर के अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जहां पर मैं बोलूंगा कि भाई 6 अटैचमेंट होते हैं, कंफ्यूज मत होना। Ma2B2 देखो यहां पर कहा गया भाई, अच्छा ये इस तरह से लिया हुआ है, A4 के रूप में पहले ले लो, Ma4B2, दूसरा Ma4BC, तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि MAA2 ले लिया मैंने, मतलब ये एमी डेनेटर का जो ऑलरेडी 4 बार हो गया, और B2 भी ले लो, तो ये पूरा का पूरा 6 बार हो गया। देखो इस तरह से, ये तीनों एग्जांपल्स आपको जस्ट पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में कोई एक ही रहेगा। जैसे कि ये एग्जांपल्स ले लिया आपने पहले वाला, अब यहाँ पर भी जो Cl2 दिख रहा है ना, ये क्रॉस में आना चाहिए, बस इतना ध्यान देना। अगर Cl2 बाजू बाजू में आ गए तो ऑब्वियसली कि बाकी NH3 भी बाजू बाजू में आएंगे, देखो इस तरह से, और अगर Cl2 क्रॉस में आ गया तो बाकी लोग भी क्या होंगे, क्रॉस में आएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये वाले तो सब साथ में आ रहे हैं, तीनों के ये देखो ये पूरे साथ में आ रहे हैं, तो ऑब्वियस यार कहीं ना कहीं तो साथ में आएंगे ही आएंगे, वो उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन Cl साथ में ना आने पाए, इस बात का ध्यान देना। अगर Cl भी साथ में आ गया तब आपका वो किसी एंगल से ट्रांस नहीं होगा, तब वो सिस का नेचर दिखाने लगेगा। समझ में आया सबको? कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी? ये सारे एग्जांपल से उसी पैटर्न में बस देख लो। जैसे NH4Cl Br बोला तो Cl Br क्रॉस में आने चाहिए, अगर Cl Br क्रॉस में आ गया तो बाय डिफॉल्ट आप बोलेंगे ये ट्रांस हो गया, अगर इस तरह से आ गया तो सिस हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो इस तरह से, Cl बाजू में आ गया तो सिस, क्रॉस में आ गया तो ट्रांस। हेट्रो होना काफी जरूरी है। सर ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकल आइसोमर मतलब इननशोमर, याद है कि नहीं, हैलोजन डेरिवेटिव में कराया था, इननशोमर याद है? बस उसी की बात कर रहा हूं मैं। देखो ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब है इननशोमर। सर इननशोमर का मतलब वही सेम, वापस से नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज, बिल्कुल सही। द कॉम्प्लेक्स आयन दैट आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर इननशोमर, एंड नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज आर कायरल सेंटर, मतलब उनके पास कायरल सेंटर का होना काफी ज्यादा जरूरी है, जैसे ये कायरल सेंटर बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, यहां पर देख लो जरा, ऑप्टिकल आइसोमर आएगा इन ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल में हमने क्या लिया है, COEN थ्राइस ले लिया है। अब ये जो बंदा दिख रहा है सर, ये ऑक्टाहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, लेकिन इसमें मुझे सिस और ट्रांस की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। यस बच्चे परफेक्ट, ये जो है ना आपको इस तरह से ड्रॉ करना है कि इनको जब मिरर में बनाओ तो ये आपको लगेंगे कि हाँ यार कुछ तो अलग हुआ इस बार। जैसे ये ईएन है, अब अगर मैंने एक ईएन यहां पर, एक ईएन यहां ले लिया और एक ईएन यहां ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं मिरर के सामने डालूंगा तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसे ही रहेंगे। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला बंदा यहां उठ के चला जाएगा, और इससे हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक डी है तो दूसरा एल हो गया। बोलो ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? और यही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर आपको ज्योमेट्री के टर्म में लेना पड़ेगा, जहां पर हम बात करेंगे डी एल तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में सिस और ट्रांस का भी लॉजिक होना चाहिए। तो वही सेम देखो यहां पर PtCl2En2 ले लिया है। अब अगर ये Cl2 लिया इस तरह से En तो मिरर के सामने ये यहां चला जाएगा, ये वैसे का वैसे, देखो ये दोनों वैसे का वैसे ही रहेंगे, ज्यादा चेंजेस होगा नहीं, मतलब ये सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा कि ये वाला पार्ट थोड़ा शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। देखो En यहाँ आ गया, ये वाला En आ गया, ये दोनों इस तरह से आ गए। अब ये दोनों सिस का काम करेंगे, क्यों सर? क्योंकि दोनों ही केसेस में अगर आप देखेंगे तो Cl En क्या है, एकदम बाजू बाजू में। इसका ट्रांस क्या होगा? इसका ट्रांस फुल अपोजिट ले लो, दैट बिकम्स ट्रांस। ठीक है, डन, एकदम इजी, चलेगा? यस सर। नेक्स्ट लिंकेज आइसोमर। अब यहां से आइसोमर का कंटेंट चालू हो रहा है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोलो आप एक तरह से, तो यहां से चालू हो रहा है आपके लिए टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स।
पहला है लिंकेज आइसोमर। लिंकेज का मतलब क्या कि जो अटैचमेंट होगा भाई वो अलग अलग होगा, मतलब एम्बिडेंटेड की बात कर रहा है। एक बार बंदा एन के साथ अटैच हुआ, देखो इस तरह से, इसके साथ एन के साथ होगा, फिर उसी में एक बंदा ओ के साथ हो रहा है, मतलब इसको हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमर। मैंने बोला कि समझना काफी आसान होता है, बट सर सेंटेंस में लिखना क्या है वो काफी मुश्किल है। These isomers are formed when the ligands have two different donor atom. It coordinates metal with the wire different atoms. जैसे कि नाइट्राइड के अंदर NO2 भी हो सकता है, डोनर एटम है, जैसे कि नीचे दिया गया है। बाद में एक में क्या हो रहा है, नाइट्रो अटैच बना रहा है CO N के साथ में, दूसरे में CO O का बॉन्ड बन रहा है, चलेगा। इसको हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। यस, इजी, एकदम आसान। अब क्या है सर, नेक्स्ट है आपके लिए आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन का मतलब कि जो तोड़ के जो आयन बन जाएंगे, जैसे यहां पर एक आपने कॉम्प्लेक्सेस लिया इस तरह से, अब Br को अंदर डाल दिया, SO4 को बाहर डाल दिया, देखो Br अंदर गया, SO4 बाहर गया, तो दोनों सेम ही है, बट अब दोनों के अंदर आयन अलग अलग बनेंगे। तो एक में बनेगा Br माइनस, एक में बनेगा SO4 2 माइनस, चलेगा। तो यहाँ पर देखो कंपाउंड 1 में एनायन SO4 1 2 माइनस बनेगा, जबकि दूसरे में क्या बनेगा, Br 1 माइनस बनेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से देखो सोल्यूशन बनता है अलग अलग, ये देख लो नीचे, इसलिए इसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म, जो कि आयोनाइजेशन है। कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी, किसी को भी? यस सर, पीछे Ma4Ma क्या है? सिद्धार्थ बेहोश हो रहेगा बच्चे। अरे मेटल के ऊपर A4B2 आ गया, इसका मतलब एक मेटल के ऊपर लिजेंड जो है 4 सेम लिजेंड अटैच रहेंगे इस तरह से। एक मिनट जरा, इधर देखो बच्चे, सिद्धार्थ तुम्हारे लिए, इधर देखो, ये मेटल ले लिया, यहां पे 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, B2 है तो एक B ले लिया, एक B ले लिया। अब ये किस टाइप में आएंगे, तो ये सिस वाले में आएंगे, क्योंकि ये बाजू बाजू में है। तो सर इसका ट्रांस कैसे बनेगा? इसका ट्रांस बन जाएगा कि फुल अपोजिट मोड में डाल दो, फुल अपोजिट वाले हिसाब किताब में डाल दो, मतलब A के सामने A जाना चाहिए, B के सामने B जाना चाहिए, A के सामने A जाना चाहिए। अब समझ में आया बच्चे? अब समझ में आया बच्चे? सिद्धार्थ क्या बोल रहा हूं मैं? पिक्चर क्लियर है? यस, पिक्चर क्लियर है बच्चे? कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी? तो ये अपने दिमाग में सेट करके चलना, एकदम सेट करके चलना, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके लिए, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो जरा यहां पर, सर ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जहां पर लिजेंड इंटरचेंज हो जाएंगे, बस इतना ही बोलना है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर वो होते हैं दे शोज इंटरचेंज ऑफ लिजेंड्स। जैसे कि यहाँ पर CO के साथ में NH3 है, तो यहाँ पर Cr के साथ में NH3 आ जाएगा, और यहाँ पर Cr के साथ में Cn है, तो यहाँ पे CO के साथ में Cn आ गया। मतलब ओवरऑल मिला के सेम रहेगा, बट आइसोमर 1 में कोबाल्ट इज लिंक्ड विद अमाइन, जबकि क्रोमियम इज लिंक्ड विद साइनाइड, नीचे जाकर चेंज कर दो। ऐसे आइसोमर को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्वेट। सॉल्वेट का मतलब क्या? पानी की बात करेंगे, पानी एक बार फ्री फॉर्म में रहेगा, एक बार फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा, तो सॉल्वेट आइसोमर का मतलब हाइड्रेट आइसोमर, व्हेन वाटर इज अ सॉल्वेंट। दीज आर सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमर। जैसे कि एग्जांपल आपको दे दिया है, ऐसा लिया है, फिर एक बार आपको क्या किया, पानी को बाहर ले लिया, तो ये बोल रहा है कि द कंपाउंड सॉल्वेंट वाटर इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू Cr, इन अनदर कंपाउंड H2 अपीयर्स एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो दोनों तो है सेम देखने में, बट दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंसेस आ रहा है। पानी एक बार फ्री फॉर्म में हो रहा है, एक बार पानी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, आपका आइसोमर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बच्चे? आइसोमर का काम कर रहा है, चलेगा। अब यहां पर जरा देख लो, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ऐसा करके कंटेंट आता है आपको बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं ओपनली, ठीक है। बट ठीक है, सिलेबस में है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से जरा सुन लो। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि मैंने एक आयन लिया हुआ है, जिसको मर्ज करने पे हमको एक कंपाउंड मिल जाएगा, और बाद में K का जो वैल्यू होता है वो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वैल्यू आएगी। जितना ज्यादा इस K का वैल्यू आएगा, उतना वो कंपाउंड थर्मोडायनामिकली क्या रहेगा बच्चे, स्टेबल माना जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ K, हायर द वैल्यू ऑफ K लार्जर इज द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, सिंपल एकदम, ये तुम्हें बताना है, चलेगा। चेक करके लो, चेक करके लो, कोई दिक्कत है तो बोलो। फिर इसके बाद आपको बोलना है कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से आपका केटायन जो है, या फिर जो सेंट्रल एटम आयन है, या जो लिजेंड है, ठीक है, पूरा जो कंपाउंड है वो पूरा का पूरा क्या बच्चे, स्टेबल है। तो इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं,
पहला जो रीजन है तो यहाँ पे लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज गवर्न बाय चार्ज टू साइज रेशियो, ये होना चाहिए। दूसरा नेचर ऑफ लिजेंड, तो पहला चार्ज टू साइज रेशियो में आपको बोलना है कि इसका जो डायवैलेंट जो मेटल होते हैं उनके हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो हायर द रेशियो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, और उसके लिए हमको ये सबसे ज्यादा आपको ऑर्डर दिया हुआ है कि मतलब सीयू सबसे हाईएस्ट आपका साइज टू चार्ज रेशियो दिखाता है, एनआई उसे थोड़ा कम, ऐसे करते करते आपको सबसे कम यहाँ पर सीडी मिल रहा है। और जो अबव स्टेबिलिटी ऑर्डर है इसको एक अलग ही स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, इरविंग विलियम ऑर्डर। ये 1 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर को किस नाम से जानते हैं। लोग कंफ्यूज कि सर ये चैप्टर ये नाम तो कहीं पढ़ा ही नहीं हमने, आंसर में इरविंग विलियम आ गया, लोग बोलेंगे सर ये आंसर तो था ही नहीं, अरे मैंने पूरा बुक पढ़ा था, एक एक लाइन मुझे कहीं मिला ही नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एकदम ऊपर दिया हुआ दिखाई दे रहा है। यस, अब यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जैसे कि CD और CU है, तो ऑब्वियसली CU का 2+ चार्ज है और आयनिक रेडियस इसका कितना होगा 69, जबकि दूसरे वाले का कितना है भाई 2+ है, लेकिन इसका आंसर कितना है CD वाले का 97। तो आपको बोला है चार्ज टू रेडियस, मतलब जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका साइज चार्ज टू रेडियस का रेशियो छोटा हो जाएगा, तो 97 वाले का क्या होगा बच्चे, छोटा हो जाएगा, ध्यान देना इस बात को। चलेगा, कोई दिक्कत कोई डाउट कहीं पर भी? इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि Cu2+ जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है CD2+ के कंपेयर में। नेचर ऑफ लिजेंड क्या होगा सर, तो ऑब्वियसली लिजेंड कैसा आपने लिया हुआ है, अगर लिजेंड समझो ऐसा है कि बहुत अच्छा नेगेटिव चार्ज है तो वो मेटल से बड़ा तेजी से अट्रैक्ट होगा। न्यूट्रल वाला बंदा लिया जो नेगेटिव है भी नहीं तो उसके चांसेस थोड़े कम रहेंगे, तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। अ सेकंड फैक्टर इज गवर्न्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू हाउ इजीली लिजेंड्स कैन डोनेट इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा उसके हिसाब से आपका सेंट्रल एटम जो होगा, जैसे कि बेसिसिटी ऑफ द लिजेंड, बेसिसिटी ऑफ द लिजेंड मतलब जो लिजेंड वो कितना बेसिक है। द लिजेंड दोज आर स्ट्रॉन्गर बेसिस टेंड्स टू फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस रहेंगे वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, ये अपने दिमाग में सेट कर लो। चलेगा, इसके बाद आपके लिए वैलेंस बॉन्ड थियरी जिसको हम बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी में काफी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। देखो यहां पर आपको बता दो कि ये वैलेंस बॉन्ड थियरी ऑफिशियली अगर देखेंगे तो इस चैप्टर में लास्ट है, बट कुछ आपको क्रिस्टल फील्ड थियरी के बारे में भी मैं बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि वो चीजें आपको हमेशा छूट जाती है ना, वो डिलीटेड था पिछले साल तो कहीं पर मिला भी नहीं, लेक्चर में भी कहीं नहीं दिख रहा है, या फिर बहुत ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा कि उसमें क्या आ सकता है, क्या आपको पढ़ना होगा। वैलेंस बॉन्ड थियरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो आपको जल्दी मिलता नहीं है, स्पिन, हाई स्पिन जो कि डू नॉट गेट पेयर्ड होते हैं, और हाई स्पिन वाले लोग ये हो सकते हैं, लो स्पिन जो कि गेट पेयर्ड होते हैं जो कि ये होते हैं नीचे वाले लोग। कोई दिक्कत है? यस, चलेगा। अब क्वेश्चन है सर इनका यूज कैसे करते हैं, तो ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज डाली हुई है आपके लिए, ठीक है, जो एंट्रेंस में तो नो डाउट यूजफुल रहता ही है, लेकिन यहां पर भी लोग बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन से हाइब्रिडेशन में कौन सा ज्योमेट्री बनना चाहिए। ये ज्योमेट्री मैंने यहां पर आपके लिए दिखा दिया, देख लो जरा। यस, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ये टेबल के नहीं जो इसके पीछे मैंने कराया था। यस, चलेगा, कोई कंफ्यूजन तो ये अपने दिमाग में सेट करके चलना। अब हम लेते हैं इसी के बेस पे, जैसे कि पहला क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कभी कभी लिख कर आएगा कभी कभी लिख कर नहीं आएगा, तो आपको दिमाग चलाना, जो मैंने आपको NH3H2 और इस सब के बारे में जो बताया था वो आपको देखना पड़ेगा। F हो गया, CN हो गया, ये सब हाई स्पिन वाले हैं, यहाँ पर NH3 है लो स्पिन वाला। तो करेंगे क्या, कोबाल्ट का पहले आपको नंबर जरा देख लो, द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज, पहले नंबर याद होना चाहिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ CO इज फेकोनी 27 लग रहा है, and its electronic configuration is, and its electronic configuration is, बोलो क्या है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? आप बोलेंगे सर आर्गन होने वाला है, ये तो सबको पता है, फिर 3d7 4s2 ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आर्गन 10 सॉरी 18 प्लस 2 22 सॉरी आर्गन कितना में 18, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा बराबर है 18 2 20 20 27, परफेक्ट है। ये नॉर्मल कोबाल्ट का है, ये नॉर्मल कोबाल्ट का है, बट अगर मैं इसमें इसका ऑक्सीडेशन निकालूं NH3 0 तो ये +3 बन गया, तो कोबाल्ट जब +3 होगा तब क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाएगा। तो भाई ये 2 चला गया और यहाँ से 1 चला गया, तो 3d6 बचेगा, सिर्फ इतना ही बचा। अब इसको यहाँ पर बॉन्डिंग के रूप में दिखाना है मुझे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5
6 जो कि 3D है। 3D के बाद कौन है भाई? 4s था सर। 4s के बाद क्या होता है? 4p आता है। हमें कितने लोग चाहिए? हमें 6 जगह चाहिए। हमें हमारे हमारे पास जो जगह यूज होने वाली ना, 6 घर यूज होने वाला है, क्योंकि NH3 6 बार दिया हुआ है। अब ये लो स्पिन है, तो लो स्पिन क्या होगा? पेयरिंग कर लेगा। पेयरिंग का मतलब इसमें बचे हुए ये वाले इलेक्ट्रॉन और इसमें आएंगे, तो मतलब ड्यू टू लो स्पिन ये अब पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। 1 2, अब ये इसमें आ जाएगा और ये इसमें आ जाएगा, तो ये 2 जगह खाली मिल गई हमको 3D के अंदर। और 4s पहले से ही खाली होता है, ये p वाला पहले से ही खाली होता है। बोलो कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं सर। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको मर्ज कर सकते हैं कि ये आपस में क्या करेंगे? हाइब्रिडेशन दिखाएंगे। बोलो जब ये हाइब्रिडेशन दिखाएंगे तो ये नाम क्या बन जाएगा इसका? तो नाम बड़ा प्यारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे? नाम बन जाएगा कि सर देखो यहां पर ये इस तरह से था ना, यस और नो, सब में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो। यहां पर 1 2 3 4 थे, और ये वाला जो ग्रीन वाला दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। और इनसे जो बनेगा वो बन जाएगा D2। एक मिनट, गड़बड़ हुआ क्या? देखो जरा पहले, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? परफेक्ट है ना? यहाँ पे कितना यूज किया मैंने? 1 2 1 2 3, परफेक्ट है। D3sp2, चेक कर बच्चे, 3 2 5 1 6, परफेक्ट है, ऑक्टाहेड्रल आएगा। तो ये मेरे पास आंसर बन गया। बोलो समझ में आया? ये टेबल ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या मिल रहा है? D2sp3 मिल रहा है। तो मेरा गड़बड़ हुआ क्या? एक बार मैंने कुछ तो झोल किया, इसका मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। हाँ यहाँ पर एक मिनट, ये किसमें क्या है? अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने। एक मिनट वही ये कंपाउंड मैंने ऊपर मार्कर चेंज किया ना, तो पैटर्न बदल गया। चलो फिर से देखो, फिर से देख बच्चे, यहाँ पर 1 2 3 इनके खुद के हैं, 1 2 3 4 5। अब जरा देखो 1 2, ये देखो ये इनके खुद के हैं, और यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे कितना लेंगे। चलो अब जरा देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पूरा यूज होने वाला है। तो यहां से इसको बॉक्स में डाल देते हैं, यहां से ये पूरा बॉक्स में चला गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको हम बोलेंगे D2sp3, 3 2 5 1 6, परफेक्ट, ऑक्टाहेड्रल। ये कंप्लीट आंसर है बच्चे। देखो ये पूरा ऐसे एग्जाम में लिखना है तुम्हें, चलेगा 2 से 3 मार्क के लिए आएगा, यही पूरा आपको बोलना है, कोई अलग से यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। अब आपको सब जगह क्या दिखाई दिया सर? सब जगह हमको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया। सिंस इट कंटेन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, hence it is diamagnetic in nature, कौन सा ज्योमेट्री होगा? द ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन कौन सा है भाई? द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड इज, बोलो मेरे ख्याल से ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। यस सर। क्यों? क्योंकि ये 6 अटैचमेंट दिखा रहा है, आप बोल सकते हो कि ये ऑक्टाहेड्रल दिखा रहा है। पीछे जरा देख लो, एक बार पीछे चेक करो जरा, वैसा ही कुछ रहेगा। D2sp3 पेंटागोनल बाय पिरामिड बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉरी ये नहीं है, D2sp3 होना चाहिए ना, D2sp3 है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा D2sp3 नहीं है, बट ये ऑक्टाहेड्रल वाला इसमें आंसर आ सकता है। देखो यहाँ पर D2sp2 2 2 4, शायद ये गड़बड़ दिया है, यहाँ पर आना चाहिए D2sp3 आना चाहिए, ठीक है। अब सही है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में हमेशा 6 अटैचमेंट होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है बच्चे? कोई डाउट है? तो ये चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए यहां तक। यही तुम्हें लिखना है, यही तुम्हारा आंसर है। ये आपको एज अ होमवर्क है, सब आप घर पे आराम से ट्राई करना बैठ के, जितना अच्छे से हो सके। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या है? बोलो 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 बोलो, इसकी लिमिटेशन क्या है? ये चीज आपको पता है कि सब जगह एप्लीकेबल नहीं थे, तो कहां कहां ये फंस गया था? तो ये कहां फंस गया था जरा देखो। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो इट डज नॉट एक्सप्लेन हाई स्पिन एंड लो स्पिन कंसेप्ट, बराबर, नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इन अनदर वर्ड हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एलिमेंट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं हमको।
अरे भाई वो तो समझो कि मैंने आपको बताया कि ये हाई स्पिन है लो स्पिन है, बट वैलेंस बॉन्ड में तो कहीं बोला ही नहीं गया है कि भाई ये बंदे को हाई स्पिन बोलेंगे, ये बंदे को लो स्पिन बोलेंगे। चलेगा विनीत बच्चे, सेम आएगा, हाई स्पिन का सेम आएगा, हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रहेंगे और आपका डी जो है ना आगे वाला रहेगा, तो आंसर बनेगा sp3d2। बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हो। यस, तो ये अपने दिमाग में सेट करके चलना, कोई दिक्कत। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कलर से रिलेटेड कोई बात यहां पर नहीं होती है। इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कोई भी एक्सप्लेनेशन कलर से रिलेटेड नहीं मिलता है। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस प्रेडिक्टेड बाय वीबीटी वुड नॉट ऑलवेज द नेसेसरीली विद दोज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट से मिलता है और जो वीबीटी ने बताया दोनों सेम के सेम मैच होंगे ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? यस, कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो ये 3 आपके लिमिटेशन है, इसके भी चांसेस हो सकते हैं आने के। अब बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी। बहुत से लोग कन्फ्यूज, सर इस थियरी में हमको समझता कुछ भी नहीं है, सब बाउंसर होता है, हमको पता नहीं चलता इसमें लिखना क्या है, बोलना क्या है, सबका सब ऊपर से जाता है। यस बोलो। तो बड़ा इजी है, मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत इजी लगेगा आपको। इस सर ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो हमको पता है कि जो लीजेंड अटैच होते हैं वो जनरली डी ऑर्बिटल उनको चाहिए ही चाहिए। आपने कोई भी अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा तो उसमें डी ऑर्बिटल आता ही आता है। ठीक है, तो जनरली हम ऐसा मानते हैं कि डी ऑर्बिटल आने वाला है। अब मुझे पता है कि डी ऑर्बिटल के सारे एनर्जी क्या होते हैं, नियर अबाउट सेम होते हैं, मतलब उसको हम डी जनरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी जनरेट बोलते हैं। अब अगर हम बोलेंगे कि हमारा जो बंदा वो अनसिमेट्रिकल नेचर का है, मतलब वो डी जनरेसी होने के बावजूद वो इलेक्ट्रॉन, मतलब बोलते हैं उनके अंदर डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है, तो कुछ लोग जो है कि डी के कुछ ऑर्बिटल में जाएंगे, कुछ लोग डी के दूसरे ऑर्बिटल में आएंगे। जो कुछ लोग डी के कुछ ऑर्बिटल में जाएंगे उनको हम बोलेंगे भाई ये T2G में जा रहे हैं, कुछ लोग दूसरे में जाएंगे उसको हम TEG बोलेंगे, और इस तरह से दोनों के बीच में गैप आ जाएंगे। उस गैप के डिफरेंस को, मतलब वो जो गैप मिलेगा उसके डिफरेंस को हम बोलने वाले हैं कि कहीं ना कहीं वो पैरामीटर आपको डेल्टा जीरो से दिखाते हैं। चलेगा, उसी को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यही आपका इंफॉर्मेशन होता है। फिर से देख बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, एक एक चीज समझ में आएगी। लीजेंड्स जो होते हैं वो आपका एज अ पॉइंट चार्ज के रूप में काम करेंगे, मतलब लीजेंड एक पॉइंट सोर्स है, जैसे कि लेजर लाइट पकड़ लो, और उसके आजू बाजू क्या होंगे, बहुत सारे लोग जुड़े रहेंगे। बिटवीन मेटल आयन एंड लीजेंड्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक और देयर नो अदर इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लीजेंड। मतलब समझो कि ये स्लाइडर दिख रहा है, इसका ये वाला पॉइंट क्या है, लीजेंड है। अभी किससे जुड़ा हुआ है, किसी मेटल से जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे मेटल और लीजेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी ना वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक की बॉन्डिंग है। इसमें कोई ऑर्बिटल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है कि भाई कोई ऑर्बिटल आ गया किसी का। ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन, जो मेटल हम लेते हैं उसका डी ऑर्बिटल यूज होता है, जिसके अंदर डी के 5 नाम आपको पता है, जो हम दिखाते हैं, ये नाम दिखा दो। दे हैव द सेम एनर्जी, दैट इज दे आर डी जनरेट, इसको हम डी जनरेट बोलेंगे। तो लीजेंड जो है वो कोई अपना ऑर्बिटल नहीं दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि मेटल के पास एक ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, उसमें से डी ऑर्बिटल वाला जो है कि डी जनरेट ऑर्बिटल है। कैसा ऑर्बिटल है? डी जनरेट ऑर्बिटल, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, लीजेंड जो अप्रोच करता है किसी भी बोलते हैं ना मेटल के पास, तो वो सिमेट्रिकल पैटर्न को फॉलो करता है जनरली। तो व्हेन लीजेंड अप्रोचेस टू द मेटल आयन दे क्रिएट क्रिस्टल फील्ड अराउंड द मेटल आयन, इफ इट वेर सिमेट्रिकल द डीजेनरेसी ऑफ द ऑर्बिटल रिमेन्स इंटैक्ट। मतलब वैसा का वैसे ही पड़ रहा था, कोई मतलब ही नहीं उसका, डीजेनरेसी वैसा का वैसे पड़ा रहेगा। मतलब अगर ये सिमेट्रिकल रहेगा, हर तरफ इक्विवेलेंट आपके क्या रहेंगे, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, तब हम ये बोलने वाले हैं कि भाई ये जो रहेगा आपका डी ब्लॉक का जो ऑर्बिटल है, डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी। लेकिन ज्यादातर जो आपके लोग होते हैं वो सिमेट्रिकल नेचर वाले नहीं होते, पहली बात। तो यहां पर बोला है द फील्ड क्रिएटेड इज नॉट सिमेट्रिकल। यूजुअली मतलब हमेशा ऐसा होता है कि जो फील्ड क्रिएट होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता, और इसलिए डीजेनरेसी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुछ समझा मैं क्या बोल रहा हूं? देखो ये लीजेंड पॉइंट चार्ज, इसके आजू इसके सामने से मेटल अटैच है, तो ये बोल रहा है कि इनके बीच में क्या होता है, एक बोल सकते हो कि इंटरेक्शन होता है जो कि एक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे मैग्नेट के आजू बाजू क्या है भाई, एक फील्ड है। मैग्नेट के आजू बाजू क्या है बच्चे, फील्ड है, सही बात है। तो जब ये फील्ड क्रिएट करेंगे तो ये फील्ड जनरली यूनिफॉर्म रहेगा, सिमेट्रिकल नेचर का रहेगा। लेकिन यूजुअली हमने ये देखा कि सिमेट्रिकल होता नहीं है, और जब सिमेट्रिकल नहीं होगा तो फिर जो एनर्जी इक्वल हमने मानी हुई है वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो हम कंसीडर नहीं करते। तब क्या होगा, तब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है आपका दो पार्ट में, नेमली डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, ये एक साथ में आ जाएंगे, रिफर्ड H T2G जैसे मैंने बताया था आपको, और ये दोनों एक साथ में आ जाएंगे जिसको हम बोलेंगे EG। ठीक है, एंड टू सेट ऑफ ऑर्बिटल नाउ हैव द डिफरेंट एनर्जीज, अ सेपरेशन ऑफ एनर्जीज of these two sets of d orbital is called as crystal field splitting parameter, जिसके हम
दिखाते हैं डेल्टा जीरो से, जिसकी मैं बात कर रहा था। बोलो समझ में आया? जीरो फॉर ऑक्टाहेड्रल। कुछ गया दिमाग में? नहीं समझा? समझ गए तो आपको आंसर खुद पे खुद लिखना आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चे। यस यस बच्चे, क्या सर लोरी गा रहे हो? बिल्कुल बच्चे, अगर आपने बचपन से पढ़ाई नहीं की होगी तो आपको ये लोरी लगेगा, आपको गाना लगेगा, आप सो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। सही बात है। एलएमआर का मतलब क्या होता है? पहले से हम घिस कर आए हैं, पहले से हमको चमक है हमारे अंदर, हमको बस और पॉलिशिंग चाहिए थोड़ी सी। सही बात है? यस और नो? फिर से देख बच्चे क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, कंसेप्ट को दिमाग में सेट करो। ये क्या है सर? लिजेंड है। कैसा है? ये पॉइंट चार्ज है, इससे कौन अटैच हो गया? एक मेटल अटैच हो गया। मेटल और इसके बीच में क्या हो गया? एक बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब ऑर्बिटल डायरेक्टली इसमें यूज नहीं हो रहा है। जो हमारे पास मेटल है उसके जो ऑर्बिटल होंगे वो कौन से होंगे? डी जनरेट होंगे, क्योंकि एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। यूजुअली हम क्या देखते हैं कि जब इन दोनों के बीच में जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों के लिए यूनिफॉर्म चीजें होनी चाहिए, मतलब जो फील्ड क्रिएट होता है ना मेरा मैग्नेट के जैसा, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह पे। लेकिन ऐसा होता नहीं हमेशा। तो जब ऐसा नहीं होता तो फिर ये जो डीजेनरेसी की हिसाब जो हमने बोला एनर्जी सेम होगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारा डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट होता है। एक के अंदर आएगा, ध्यान से देख बच्चे, यहां पर एक के अंदर आएगा, एक के अंदर ऐसा आने वाला है जो एक मेरा बंदा रहेगा उसके अंदर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स आएगा, वो एक हो गया जिसको टी टू जी बोलेंगे। और दूसरा जो हो जाएगा हमारा उसको हम बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिसको हम ईजी बोलेंगे। दोनों के बीच में एक गैप आ जाता है, उस गैप को हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन, स्प्लिटिंग बोल सकते हो। अब मजा आया? अब मजा आया? टी टू जी में वो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है क्या? हाँ बच्चे, परफेक्ट। टी टू जी में नहीं आएगा बच्चे, गड़बड़ मत करो बच्चे। गौरव, टी टू जी में ना ये वाले लोग हैं, देखो टी टू जी में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड वाले रहेंगे, ठीक है? एक मिनट हो जाए, गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे टी टू जी मतलब ये लोग रहेंगे तीन, देखो ये वाले लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। टी टू जी का मतलब तीन ऑर्बिटल रहते हैं, डी एक्स सॉरी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये टी टू जी है। और अगर मैं सिर्फ ईजी की बात करूं, गौरव अब कोई दिक्कत? और टी टू जी और ईजी के बीच में जो गैप रहेगा दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा जीरो, इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर्स। मजा आया? बोलो, धमाका हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत, कोई डाउट? डायग्राम निकालना ही नहीं है, कुछ लोग बोलो सर डायग्राम निकालो, अरे डायग्राम निकालना ही नहीं है बच्चे, इसका डायग्राम कुछ बोलना ही नहीं डायग्राम के बारे में। याद देखो जरा, जो लैम जिसको डेल्टा जीरो, जो डेल्टा जीरो है डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अ लीजेंड, लीजेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। द लीजेंड आर देन क्लासिफाइड, इसलिए लीजेंड को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है, वीक फील्ड वाला है। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले कौन से लोग हो सकते हैं? वो नीचे दिया है, जिसकी शुरुआत होती है जनरली सी एन पी से। जो ये लोग हैं जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये लोग स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, मतलब ये लोग स्ट्रॉन्ग वाले लोग क्या होंगे? लो स्पिन वाले हो जाएंगे। एंड दे कॉज लार्जर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फेवर्ड, और ये पेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? दीज लीजेंड्स टेंड्स टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इतना मत लिखो, आप इतना बोल दो कि भाई ये जो डेल्टा जीरो होता है वो लीजेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है, और लीजेंड जो होता है, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है? लीजेंड जो होता है वो दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। अगर स्ट्रॉन्ग वाले लोग जो होंगे वो आपका सी एन पी से स्टार्ट होते हैं, जो कि ये हो सकते हैं, जो कि लो स्पिन दिखाते हैं। एकदम सिंपल, समझ में आया? कोई दिक्कत? ये बोर्ड में कभी आया है नहीं आया? जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से कभी भी नहीं आया, ठीक है? वीक फील्ड लीजेंड के बारे में भी बोल दो ऐसे ही। वीक फील्ड लीजेंड्स आर दोज व्हिच डोनर एटम्स आर स्टार्ट्स फ्रॉम हैलोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर, जैसे कि ये सारे लोग हो सकते हैं। और इसके अंदर भी बोलेंगे कि लीजेंड्स आर डेल्टा जो पैरामीटर स्मॉलर कंपेयर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पेयरिंग नहीं करते हैं, इसीलिए ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लोग पेयरिंग नहीं करते हैं। जब ये पेयरिंग नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? बोलो, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? हाई स्पिन वाले बंदे बन जाते हैं। ये कौन से स्पिन वाले बन जाएंगे हमारे लिए? हाई स्पिन। आपने अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा। और ये हमारे पास एक ऑर्डर है, ये एग्जाम में मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट होता है।
कि लीजेंड का जो ऑर्डर है वो किस तरह से रहेगा। ये देखो, ये एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट है। यस, आप इतना बता दो कि ये लोग वीक लीजेंड होते हैं जो कि हाई स्पिन दिखाते हैं, काम खत्म, गेम इज ओवर। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से वो जो डेल्टा जीरो है वो वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। ये वैल्यू कम या ज्यादा कब हो सकती है? तो पहला पॉइंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजेंड। सीधी सी बात है, हाई मतलब तुम हाई स्पिन ले रहे हो कि लो स्पिन ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्ग लेजेंड दोज अपीयर इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अप्रोच क्लोजर टू द सेंट्रल एटम व्हिच रिजल्ट्स इन लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मतलब कि स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा तो वो लार्ज स्प्लिटिंग नेचर दिखाएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपके लिए कि भाई लीजेंड के ऊपर डिपेंड होने वाला है। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल का ऑक्सीडेशन कितना है, क्या मेटल 2+ बना रहा है, क्या मेटल 3+ बना रहा है, क्या मेटल 4+ बना रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, अ मेटल विद अ हायर पॉजिटिव चार्ज इज एबल टू ड्रॉ लेजेंड्स क्लोजर टू इट विद द लोअर वन। ठीक है, कंपेयर टू, देखो अगर आपके पास कोई ऑक्सीडेशन ज्यादा है तो वो लेजेंड को बहुत नजदीक खींच सकता है अपने, कंपेयर टू जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम रहेगा। द मेटल इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिजल्ट्स इन द लार्जर सेपरेशन ऑफ T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो उनके बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा क्योंकि लेजेंड बहुत नजदीक आ गया, तो एक लेजेंड बहुत नजदीक आ गया, दूसरा बहुत दूर चला गया, ऐसा समझ लो। तो ये चांसेस हो सकते हैं इसके लिए, तो ये अपने दिमाग में सेट करके चलो। ठीक है, नेक्स्ट, कलर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो कलर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप जनरली इसमें दिया गया है इस तरह से, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन मेटल वाला ही आंसर है, इसमें अलग से आंसर कुछ लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, चलेगा। मतलब अगर आप बेसिकली देखेंगे तो इसमें भी वही चीज है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, एनर्जी खींचेंगे, एक विजिबल रेंज वाली प्योर एनर्जी लेंगे सनलाइट से, उसमें से ढूंढेंगे कौन सी एनर्जी उनको मैच हो रही है, जैसे फ्रीक्वेंसी मैच होगी वो क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करके क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो वही सारी चीजें यहाँ पर थोड़ी सी मिलने वाली है, अलग पैटर्न में बोल सकते हो। ठीक है, तो कलर के पैटर्न में बोला गया है कि एज डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ octahedral complexes is accompanied by splitting of d orbital into T2G and EG set. अब separation of these two sets of orbital is delta zero, which can be measured by experiment. Delta zero correspond to a certain frequency of electromagnetic radiation usually in the visible region. मतलब ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो आपका डेल्टा जीरो है। डेल्टा जीरो जो होता है वो सेपरेशन गैप होता है जनरली, और वो करस्पॉन्ड टू अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, वो कुछ फ्रीक्वेंसी पे उस गैप को क्या करेंगे, वो चेंजेस कर सकते हैं। तो अ कलर कॉम्प्लीमेंट्री टू दी एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी इज दस ऑब्जर्व। इसीलिए जब वो फ्रीक्वेंसी वाले कलर लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमको क्या होता है, दिखाई देता है। एग्जांपल के लिए उसने लिया है एक्वा टाइटेनियम, इस तरह से बोल सकते हो, एक्वा टाइटेनियम बोला, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम बोला हुआ कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, जिसके अंदर उसने बोला है कि द सेंट्रल मेटल आयन ऑफ टाइटेनियम एज इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन ऑफ 3D एंड द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड बाय द वन ऑफ द T2G ऑर्बिटल्स। ये इस तरह से रहेगा, देखो ये ग्राउंड स्टेट में आपको दिया, देखो ये क्या है आपका T2G है और ये क्या है आपका EG, खाली एकदम पड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसका बंदा यहां पहुंच गया, EG में पहुंच गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से मिला सर, ये इलेक्ट्रॉन आपका जो T2G में था वही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सर ये ऊपर कैसे गया, तो ये ऊपर गया बाय गेनिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी, कुछ तरह की एनर्जी लेने के बाद ऐसा हुआ। कुछ तरह की एनर्जी कहां से मिला, सनलाइट से मिला, जिसके बारे में आगे फिर बात किया हुआ है कि जैसे ही एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट करस्पॉन्ड टू डेल्टा जीरो पैरामीटर पे आता है, प्रमोट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G लेवल एंड सच एनर्जी गैप केस ऑफ टी टाइट जो होता है कॉम्प्लेक्सेस इज, मतलब एक रेंज दिया हुआ 20,300 सेंटीमीटर, मतलब 520 नैनोमीटर के आसपास इतनी एनर्जी लगती है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है उसका दिखाई देता है। इसीलिए ये बंदा हमको क्या होता है, कलर मिलता है। क्यों सर, क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन होता है, मतलब डी के एक ऑर्बिटल से बंदा इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाता है। ये कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा गया दिमाग में, ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, बट थोड़ा गया। क्या बोला है, देखो यहां पर ये दिख रहा है ग्राउंड स्टेट में T2G है, एनर्जी लेगा तो कहां चला जाएगा, एनर्जी दिया तो कहां चला गया, EG के पास चला गया। सर ये एनर्जी कौन सा लेगा, ये एनर्जी लेगा जितना सनलाइट में मिल रहा है उसमें से फिल्टर करके कोई एक फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी क्या करेगा बच्चे, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ये बात समझ में आ रही है, यस एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत, बस यही तुम्हें क्या करना है यहाँ पर बताना है। तो डी ट्रांजिशन एकदम एक्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं बोलना है, बट अगर एग्जाम में आ गया तो आप ब्लैंक भी मत छोड़ के आ जाना, अरे सर अटे मेरी 4 आया तो मैंने 3 ही किया, क्यों, क्योंकि दूसरा वाला क्वेश्चन ये था मुझे आता ही नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड डू समथिंग, और वो आप कर कर ही आएंगे। अगर आपने सुना होगा मेरा लेक्चर अच्छे से तो याद करके जाना है पूरा, एकदम 3 बार प्रैक्टिस करके जाना है, ऐसा नहीं करना है।
लेकिन एग्जाम में आ गया तो मैं छोड़ कर आऊंगा, ये भी नहीं होने वाला है मेरे से। मैं लिख कर आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ये आपको यहाँ पे करना होता है। यस, इसके बाद क्या है भाई, कुछ नहीं, बस टाइम पास दिया है। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हो रही है। कुछ एप्लीकेशन है जो आपको पता होगा, जैसे कि बायोलॉजी में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। देख लो यहाँ पर क्लोरोफिल के अंदर आपको मिलते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया है कि सेवरल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स आर मेटल कॉम्प्लेक्सेस, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नंबर ऑफ प्रोसेस अकरिंग इन द प्लांट एंड एनिमल। जैसे क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट इन द प्लांट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन आपका आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब वही जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हो रही है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम वो नहीं आता है बच्चे, वो तो सिर्फ तुमको रेफरेंस के लिए दिया है, तुम वो डायग्राम करने की जरूरत ही नहीं है। यस, टेंशन मतलब बच्चे आयुष। मेडिसिन, प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स होता है, सिस प्लेटिन बोलते हैं उसको हम लोग। ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए होता है, कई बार आया हुआ है एमसीक्यू में। ईडीटीए जो होता है बच्चे, ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग, ठीक है। तो ट्रीटमेंट, अगर कोई लीड पॉइजनिंग हो तो उसको ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये भी अच्छा कंटेंट है। हार्डनेस मतलब पानी का क्या हार्ड हो जाता है पानी? नहीं, ठीक है। क्या हार्ड हो जाता है? नहीं, हार्ड नहीं होता है। मैं आपको बता रहा क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है आपसे कि अगर किसी पानी के पास कार्बोनेट या फिर सल्फेट ऐसे कुछ आयन होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, अगर ये आयन पानी के अंदर मौजूद होते हैं तब पानी आपका हार्ड पानी माना जाता है। और उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये केमिकल लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर ईडीटीए बोल रहे हैं। तो लीजेंड ईडीटीए जो होगा बच्चे आपका फॉर्म से स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद Ca2+ एंड मैग्नीशियम 2+ एंड देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट हार्डनेस। इसीलिए हार्डनेस को हम क्या करते हैं, निकालने में या उसको मेजर करने में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं जिनके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, मतलब कि एक बंदा जो मेरा है उसको मैंने निकाल दिया, उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा डाल दिया, तो उस प्रोसेस में भी क्या होता है, इसका यूज किया जाता है कि व्हेन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड इन द लिगेंड in the complex, keep the metal atom well separated from each other. These metal atoms tends to form a protective layer on the surface. तो वो क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चे, प्यारा सा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत? यस, कोई डाउट है कहीं पर भी? चलेगा? यस, तो दिस इज द एंड ऑफ एक और धमाकेदार कंसेप्ट। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको काफी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा हो सकता है कि सर बहुत फास्ट गए, ऐसा हो सकता है कि सर कुछ चीजें, मतलब चीजें तो हमने सब कराया, बट कुछ चीजों को सर आपने लिखवाया नहीं बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसका जो कट पेज था मैंने रखा हुआ था आपके लिए। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको जानना काफी जरूरी था, वो मैंने आपको, जैसे कि इयान रूल आपको सॉल्व करने आना चाहिए, आईयूपैक आपको लिखने आना चाहिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तभी जाके आपको जो है कि बच्चे अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो वो चीजें मैंने आपको वेल प्रिपेयर्ड बताया कैसे करना होता है। चलेगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए बच्चे बाय। कल वापस से हम मिलने वाले हैं 3 बजे, 3 से 5 के स्लॉट में मिलेंगे। कल हम चालू करने वाले हैं ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। तो हमारा बढ़िया से अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक पूरा खत्म हो चुका है, यस सर। और अप्लाइड केमिस्ट्री का भी मैंने पॉलीमर खत्म कर दिया था, यस सर। फिर मैंने फिजिकल का भी आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म किया था, केमिकल एनालिसिस खत्म, मतलब फिजिकल भी हमने टच कर दिया है। इन ऑर्गेनिक में डी ब्लॉक पी ब्लॉक भी हमारा टच हो जाएगा एक तरह से। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें एकदम वेल प्रिपेयर्ड सेट हो गई है। यस, तो हमने बोलते ना चारों तरफ से एकदम चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पेपर 1 पेपर 2 कर रहा है, पूरा एकदम असेसमेंट। बोलते ना कि जो इजी चैप्टर्स हैं जिसपे हमारा टारगेट ज्यादा है कि भाई पहले चैप्टर्स को खत्म कर लिया जाए, उसके बाद जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन हम बड़े चैप्टर्स को लेंगे, ताकि अब बोलते ना कि जो ये दायरा है, कभी कभी क्या होता है छुट्टी के दिन हम ज्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई अभी 5 बजे आपको पता है मैथ्स होने वाला है, बट उस दिन क्या होगा, 5 बजे का इशू नहीं रहेगा, 5 बजे का 5:30 हुआ, 6 हुआ तो भी चल जाएगा। इसीलिए चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि संडे के दिन बड़े बड़े चैप्टर्स को लिया जाए, ठीक है। तो और कल 26 है, तो कल भी हम ट्राई करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो चुका है, ट्रांजिशन बड़ा चैप्टर है जिसको मैं ट्राई करूंगा कि आपको कल खत्म कर दूं, नो डाउट। और संडे के दिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। फिर देखो जो कुछ चैप्टर बचेंगे वो नो डाउट बड़े वाले चैप्टर ही बचेंगे आपके। क्या बचेगा इसके बाद, सॉल्यूशन बचेगा, इसके बाद पी ब्लॉक बचेगा, थर्मोडायनामिक्स बचेगा, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाता है तो 3 से 4 चैप्टर बचेंगे मुझे लग रहा है। बायोमोलिक्यूल तो मेरे ख्याल से इसी वीक में हो जाएगा आगे जाके, ठीक है, शनिवार के दिन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बच्चे, बाय फ्रेंड, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।